हेलो एंड वेलकम टू द फर्स्ट टॉपिक ऑफ डेली स्कैन। आज 1 दिसंबर को अपन पहला टॉपिक जिसमें बात करेंगे वो है एग्जिट पोल्स की। अब रिसेंटली हुआ क्या है, 5 असेंबली इलेक्शंस कंडक्ट हुए थे और लास्ट जो इलेक्शन डेट थी वो कल की थी, यानी कि 30 नवंबर। और ये तेलंगाना में था। लास्ट 6 बजे इलेक्शन एंड हुआ तेलंगाना का, और जस्ट हाफ एन आवर बाद अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन ने अपने अपने एग्जिट पोल निकालना शुरू कर दिया। तो इस वीडियो में अपन समझेंगे कि एग्जिट पोल्स होते क्या हैं, इनकी क्या लीगैलिटी है, और ये ओपिनियन पोल से किस तरीके से डिफर करते हैं। इन पूरे मैंडेट में इलेक्शन कमीशन का क्या रोल आता है। तो सबसे पहले बहुत ही सिंपल है, यदि अपन समझे एग्जिट पोल, सबको पता है, अपन ने बचपन से न्यूज में देखते आए हैं कि एग्जिट पोल क्या बता रहा है कि आफ्टर द इलेक्शन, इलेक्शन जब खत्म हो जाता है, आफ्टर द इलेक्शन इज फिनिश्ड, तब क्या किया जाता है, कुछ बॉडीज होती हैं जो रिजल्ट कैसा एक्सपेक्टेड होगा उसको डिक्लेयर करती हैं। दिस इज एज सिंपल एज दैट। यानी कि अभी 3 तारीख को जब काउंटिंग होगी इन स्टेट्स की, उससे पहले ही कुछ ऑर्गेनाइजेशंस अपने एनालिसिस के बेसिस पर एक रिजल्ट निकालती हैं कि छत्तीसगढ़ में कौन आएगा और 5 स्टेट्स में कौन आएगा, इस तरीके का। सो दीस आर बेसिकली प्रिडिक्शन बेस्ड ऑन अ स्मॉल सर्वे वोटर के रिस्पॉन्स पर। और नॉर्मली इसका लॉजिक क्या होता है कि यदि आप वोट देने के बाद, जस्ट एज सुन एज अ पर्सन गिव्स वोट, आप वो तुरंत पोलिंग बूथ के बाहर आया और आप उससे सच पूछो, उससे पूछोगे, तो वो इट इज पॉसिबल दैट वो तुरंत निकलने के बाद जो उसके मन में फीलिंग होगी वो ज्यादा अच्छे से बुलाएगा। तो दिस इज द ट्रेडिशनल आइडिया ऑफ एग्जिट पोल्स। तो कौन कंडक्ट करता है, इसके पीछे कोई भी सरकारी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, नॉर्मली कोई प्राइवेट एंटिटीज, यूजुअली मीडिया के साथ अलाइन करके ये एक पोल कंडक्ट करते हैं। तो पोल कंडक्ट करने के लिए क्या करते होंगे, एक छोटा सा सर्वे करते होंगे। ये सर्वे का क्या साइज है, कौन सी कंस्टिट्यूएंसीज में कितने लोगों से पूछा, ये सब के सब जो ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट करता है वो डिसाइड करता है। अब यदि देखा जाए तो इस पूरे के पूरे पार्टी, यदि इलेक्शन में देखा जाए तो इलेक्शन कमीशन हमेशा से दोनों के दोनों ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल को चाहता है कि बैन कर दिया जाए, अभी से नहीं, बहुत पहले से। क्योंकि एक सिंपल सी बात है, क्या होता है जब भी ऐसा कुछ कंडक्ट किया जाए तो कौन सी एजेंसी कंडक्ट कर रही है ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। हो सकता है एक एजेंसी माइट बी एफिलिएटेड टू अ पॉलिटिकल पार्टी, और इस पार्टी के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वो पोल कंडक्ट करे। मतलब कि जहां पर उस पार्टी का स्ट्रांग होल्ड हो वहीं पर वो जाके सैंपल साइज ले, वहीं पर लोगों का जाकर सर्वे ले, उसके बाद जो सैंपल की साइज है वो उस हिसाब से करे। जैसे मान लो एक पार्टी है जिसका कोर ग्रुप बिजनेसमैन है, तो वो सिर्फ और सिर्फ बिजनेसमैन से जाके पूछे। इस तरीके से जो एजेंसी है वो फाइनली जो आउटकम आएगा एग्जिट पोल का उसको डिसाइड कर सकती है। तो यदि कोई भी ऐसा सर्वे हुआ और उसके रिजल्ट्स को बीच में पब्लिश कर दिया जाए, तो इट इज पॉसिबल दैट द रिजल्ट विल इन टर्न अफेक्ट द चॉइस ऑफ द फर्दर वोट, चॉइस ऑफ वोटर्स, दैट इज द आइडिया। इस वजह से अपन देखेंगे बहुत सारी रेगुलेशन है, और ये रेगुलेशन क्लियरली बोलती है कि जब तक वोटिंग खत्म ना हो जाए तब तक एग्जिट पोल नहीं निकल सकता। इसीलिए जब थर्सडे को 6 PM में लास्ट फेज ऑफ इलेक्शन खत्म हुआ तेलंगाना में, इट इज ओनली आफ्टर 30 मिनट्स एग्जिट पोल्स अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के आने लगे। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 ये डायरेक्टली मेंशन है GS2 के सिलेबस में, गवर्नेंस में। उसका पर्टिकुलर सेक्शन है सेक्शन 126A। इसे 2010 में ऐड किया गया था RPA में अमेंडमेंट करके। इस एक्ट में बहुत क्लियरली बोला है, ये दो के बारे में है, ओपिनियन पोल्स और एग्जिट पोल्स, दोनों को रेगुलेट करता है। ये एक्ट क्या बोलता है कि ऐसे कोई भी ओपिनियन पोल या एग्जिट पोल, ये पर्टिकुलरली एग्जिट पोल के बारे में बात करता है। तो एग्जिट पोल के बारे में ये क्या बोलता है कि ऐसे कोई भी एग्जिट पोल का कंडक्ट करना प्रोहिबिटेड है।
ड्यूरिंग स्पेसिफाइड पीरियड। कब है स्पेसिफाइड पीरियड? वो पीरियड क्या है? जब से इलेक्शन शुरुआत हुआ, फ्रॉम वोटिंग जब से बिगिन हुई से लेकर जब तक लास्ट वोटिंग खत्म ना हो जाए उसके 30 मिनट्स बाद में। इन शॉर्ट अपन बोल सकते हैं वोटिंग पीरियड। वोटिंग पीरियड में कंडक्ट करना परमिटेड नहीं है। सिर्फ कंडक्ट नहीं, यदि पुराना भी आपने कंडक्ट किया है तो उस डेटा को डिसैमिनेट करना परमिटेड नहीं है, उस डेटा को फैलाना परमिट नहीं है। मतलब कि आप कोई भी प्रिंट मीडिया या फिर डिजिटल मीडिया, अब डिजिटल मीडिया बहुत प्रोमिनेंट है, किसी भी मीडियम को यूज करके आप इस एग्जिट पोल को के डेटा को फैला भी नहीं सकते। दैट इज द आइडिया। इसी में यदि अपन समझते हैं इलेक्शन कमीशन का बहुत बड़ा रोल आता है। इलेक्शन कमीशन ने सबसे पहले जैसे 2010 के पहले 2010 में अपन ने देखा आरपीए में एक नया सेक्शन ऐड किया गया 126A। उसके पहले भी ये रेगुलेशंस प्लेस थी। इनफैक्ट 1998 से ये एग्जिट पोल की रेगुलेशंस प्लेस्ड हैं। तो सबसे पहली बार किसने इंपोज किया? इलेक्शन कमीशन ने इंपोज किया कुछ कंडीशंस, यही कि वोटिंग पीरियड में आप इंपोज नहीं कर सकते। उसके बाद लगातार वेरिएशंस आए हैं कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन एग्जिट पोल कंडक्ट करेगा उसे इलेक्शन कमीशन के साथ रजिस्टर करना पड़ेगा, एक कोड ऑफ कंडक्ट है वो डिक्लेयर करना पड़ेगा, और क्लियरली ये प्रोहिबिटेड है कि किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन, ऐसी इंफॉर्मेशन को पब्लिश करना एक इलीगल क्राइम है, एक क्रिमिनल एक्ट माना गया है। इनफैक्ट 126A में यह भी बोला गया है यदि ऐसे वायलेशंस होते हैं तो 2 साल का इंप्रिजनमेंट, 2 साल की जेल और फाइन और बोथ कैन बी इम्पोज। मतलब इतना कड़ा कानून है इसमें। दैट इज द आइडिया। और ऐसा हुआ भी है रिसेंट पास्ट में, 2017 में हुआ था जब एक जर्नलिस्ट ने कुछ सर्वे को नेट में डाल दिया था, अपने सोशल मीडिया में शेयर किया था, तो उसे प्रोसिक्यूट किया गया था। तो दिस इज अ वेरी स्ट्रिंजेंट प्रोविजन, क्योंकि इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी पर्पस है, जो भी वोटर है, वोटर एक अनबायस्ड वे में जिसे वोट करना चाहे बेस्ड ऑन जो भी उसके रिप्रेजेंटेटिव स्किल्स हैं, या वोट ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट हो, ना कि किसी तौर के इन्फ्लुएंस में। दैट इज द आइडिया। अब इसी वजह से अपन देखेंगे जो पर्पस है कि ये अभी की डेट में क्या पर्पस मीट कर रहा है कि बस रिजल्ट आने के जस्ट पहले थोड़ा सा डेटा बता देता है कौन आ सकता है। दैट्स इट। कोई मेजर पर्पस नहीं फेस करता है। ठीक है, अब इसी चीज में अपन डिफरेंस समझते हैं दो पोल्स के बीच में, ओपिनियन पोल्स और एग्जिट पोल। तो ओपिनियन पोल्स जो हैं ये कंडक्ट किए जाते हैं बिफोर इलेक्शंस, और एग्जिट पोल्स जो कंडक्ट किए रहते हैं वो आफ्टर इलेक्शन। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। यदि अपन सेक्शन 126A की बात करें तो वो सिर्फ और सिर्फ एग्जिट पोल को रेगुलेट करता है। ओपिनियन पोल में कोई मेजर रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। हालांकि यदि अपन देखें इलेक्शन कमीशन, तो इलेक्शन कमीशन हमेशा से चाहता था कि ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल में दोनों के दोनों में एक कंप्लीट बैन लग जाए। दैट इज द आइडिया। हाउएवर अभी ओपिनियन पोल के रिगार्डिंग कोई भी मेजर इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई भी लॉ नहीं है। इस वजह से आप देखोगे वोटिंग के पहले बहुत बार पार्टीज क्लेम करती हैं कि इस ओपिनियन सर्वे के हिसाब से हमारी तो एक मेजर मेजॉरिटी आ रही है। तो दिस इज नॉट प्रोहिबिटेड, दिस इज प्रोहिबिटेड ओनली ड्यूरिंग द साइलेंस पीरियड, जो कि मेजरली वोटिंग पीरियड और वोटिंग पीरियड के 30 मिनट्स बाद तक है। दैट इज द आइडिया। अब एक बात बहुत जरूरी है समझने की, यदि मल्टी फेज इलेक्शन हुआ, फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी हुआ, अभी पे 5 स्टेट्स पे इलेक्शन हुआ, तो जो इस फेज में ऐसा नहीं हो सकता कि यदि फर्स्ट फेज में मान लो मिजोरम का इलेक्शन हुआ, से लास्ट फेज में जाके तेलंगाना का इलेक्शन हुआ, तो इंटायर वोटिंग पीरियड, ये पूरे के पूरे पीरियड में कोई भी एग्जिट पोल नहीं रिलीज हो सकता। दैट इज द आइडिया। मतलब जब से वोटिंग फर्स्ट फेज इन अ डिफरेंट स्टेट स्टार्ट हुई से लेकर जब तक एंड हुई लास्ट फेज में किसी भी स्टेट में, तभी जाके एग्जिट पोल रिलीज हो सकता है। दैट इज द बेसिक आइडिया।
अब यदि अपन सबसे पहले हिस्ट्री समझे एग्जिट पोल्स की, कब से स्टार्ट हुआ था, तो मेजरली 1957 से ये स्टार्ट हुआ था। हालांकि जो मेजर लाइमलाइट्स आई वो 1960s से आने लगी, जब मेजर ऑर्गेनाइजेशन स्टडी फॉर डेवलपिंग सोसाइटी, CDS है, इसने, ये एक न्यू दिल्ली का बहुत फेमस इंस्टीट्यूट है, जब ये आया तब पॉपुलैरिटी बढ़ गई। उसके बाद जब से फिर क्या हुआ, मीडिया आने लगी, दूरदर्शन, उसके पहले रेडियो आने लग गया, तो इसके इन्वॉल्वमेंट से, जैसे दूरदर्शन CDS के साथ इन्वॉल्व होके 1990s में, जब 1996 टू बी प्रिसाइज, जब एग्जिट पोल्स रिलीज करने लगा तो उसकी डिमांड एंड ग्लैमर और ज्यादा बढ़ने लग गया। दिस वाज अ बेसिक हिस्ट्री। यदि अपन देखें तो सबसे पहली बार 1998 का जो इलेक्शन हुआ था, मतलब जो अभी 5 स्टेट हैं, हालांकि उस समय अलग था, तो बेसिकली MP होगा, MP छत्तीसगढ़ एक हो गया, फिर आंध्र प्रदेश तेलंगाना एक हो गया, और आई एम नॉट श्योर अबाउट मिजोरम। जब 1998 का जो लेजिस्लेटिव इलेक्शन हुआ, उस समय इलेक्शन कमीशन ने पहली बार रेगुलेट किया था कि एग्जिट पोल के रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किए जा सकते या कंडक्ट नहीं किया जा सकता जब तक वोटिंग खत्म ना हो जाए, प्लस 30 मिनट्स तक। दिस वाज अ आइडिया। उसके बाद अगले साल 1999 में क्या हुआ, लोकसभा इलेक्शन था। तो लोकसभा इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन ने क्या किया, एक बार इस प्रोविजन को फिर से एक्सटेंड किया, और इलेक्शन कमीशन ने बोला अब हम क्या करेंगे, ओपिनियन पोल में भी यही प्रोविजन एक्सटेंड करेंगे, और साथ ही साथ एग्जिट पोल्स में तो जो है वो है ही, तो ये दोनों के दोनों में प्रोविजन एक्सटेंड कर दिया गया। हाउएवर जब ये हुआ तो बहुत सारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस ने, जैसे कि मीडिया वाले पर्टिकुलरली ने, उन्होंने बोला भैया ये तो हमारा राइट है। क्या राइट है, आर्टिकल 19 है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, वो राइट है। उस राइट के तहत आप हमें सही चीजें रिपोर्ट करने से मना नहीं कर सकते। तो ये लोग गए सुप्रीम कोर्ट के पास, और सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड इन द फेवर ऑफ मीडिया। तो ये जो आइडिया था ओपिनियन पोल में, इसका तो बैन लग गया, इस पे कोई मेजर क्लॉज नहीं था। हालांकि एक बात क्लियर हो गई थी कि केवल और केवल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की गाइडलाइन सफिशिएंट नहीं रहेंगी। तो इस वजह से क्या हुआ, 2004 में इलेक्शन कमीशन ने अप्रोच किया लॉ मिनिस्ट्री को और बोला कि हमें RPA एक्ट में अमेंडमेंट कर देना चाहिए, और इसी के तहत फाइनली 2010 में रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट में वो अमेंडमेंट किया गया, और उसमें एग्जिट पोल्स की जो गाइडलाइन थी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, उसे स्टेचुरी बैकिंग मिल गई। दैट इज द बेसिक आइडिया। यही इंपॉर्टेंस है एग्जिट पोल का। ध्यान रखिएगा, एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जो वोटर्स के डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इस वजह से हमारा जो इलेक्शन कमीशन है, विच इज कंसिडर्ड वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इन द कंट्री, इन द वर्ल्ड इनफैक्ट, वो इलेक्शन को फ्री एंड फेयर बनाने के लिए ऐसे मैकेनिज्म को इनकॉर्पोरेट करते रहता है। उसी में से एग्जिट पोल्स एक बहुत अहम मैकेनिज्म है। इसके क्वेश्चंस प्री में आ सकते हैं, एग्जिट पोल की क्या बैकिंग है, किस प्रोविजंस के तौर पर है, और यू कैन ऑल्सो यूज दिस प्रोविजन कि कैसे हमारा डेमोक्रेटिक प्रोसेस का लगातार इवोल्यूशन हुआ है। और इसमें आप एग्जिट पोल्स का थोड़ा सा लिख सकते हो कि पहले जस्ट ECI के गाइडलाइंस ग्रेजुअली बन के आई स्टेचुरी बैकिंग के टर्म्स में। ऐसा ही कुछ मान लो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की बात करते हैं, तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी अभी क्या है, गाइडलाइंस के तौर पर है, और यही माना जा रहा है, बहुत बार डिमांड उठती है कि इस गाइडलाइंस को कोडिफाई कर दिया जाए लॉ के टाइप में, या लॉ के फॉर्म में इनकॉर्पोरेट कर दिया जाए। तो आप उस केस में ऐसे ही एग्जाम्पल यूज करके इसको समझा सकते हो। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर दिस टॉपिक। हैव अ नाइस डे।